हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में महमूद गौरी का जो भारत में आक्रमण, जो तुर्क आक्रमणकारी है, पहला हमने देखा था सुबुक्तगीन, दूसरा गजनवी और तीसरा जो है महमूद गौरी। तो इनका भारत में आना कितना प्रभावी था, क्या क्या रीजन थे और कौन से कार्य इन्होंने किया, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन शाम था, जिसे अधिकतर शहाबुद्दीन महमूद गौरी के नाम से जाना जाता है और गुर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले, यानी अफगान में जो अफगान का जो सेनापति है वो मजबूत था और अफगान का जो सेनापति है वो गौरी ही था, गौरी कबीले के शासक था, यानी अफगान का सेनापति था। महमूद गौरी संसवनी वंश का शासक था। जो मोहम्मद गौरी है वो संसवनी वंश का शासक था और महमूद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। भारत में आने का मेन मकसद जो गौरी का था वो महमूद गजनवी जैसा धन लूटना उसका हेतु नहीं था, बल्कि उसका मेन उद्देश्य जो था वो मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। और जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो वो 1175, वो भी मुल्तान पर। ये काफ़ी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उस समय मुल्तान का जो शासक था, जो राजा था वो दाऊद था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब महमूद गौरी भारत पर आक्रमण किया 1175 में मुल्तान पर, तो उस समय वहाँ का जो मुल्तान का जो शासक था वो कौन था, तो वो दाऊद था, राजा दाऊद था, जो गौरी ने उसे पराजित कर दिया था और गौरी ने उसे हरा दिया था। 1178 में गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात का जो शासक था भीमटू, महमूद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था और फिर से वो 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। तब जो राजा था भीमटू जो था वो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। और भीमटू बघेला वंश के शासक थे। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये आपको माइंड में रखते हुए चलना है। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आता है, नहीं कि आपका पूरा इतिहास आ जाएगा। ठीक है, केवल यूपीएससी को छोड़कर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भीमटू है वो बघेल वंश के शासक थे, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। तो पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं और मोहम्मद गौरी का हार होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय होता है। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में फिर से हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर से युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी तरह वो अलग अलग युद्ध करते गए। लेकिन फिर से एक युद्ध होता है जो चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी का विजय हुआ। 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गौरी और जयचंद, राजा जयचंद के बीच में होता है, जिसमें गौरी का विजय होता है। मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। ये मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे को पार करके आया था और मोहम्मद गजनवी जो है खैबर दर्रे को पार करके आया था। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। जो कन्नौज का जब विजय प्राप्त करता है मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद गौरी के सिक्कों में लक्ष्मी की आकृति बनी हुई होती है। तथा मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन
शाम अंकित है। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी जो कन्नौज का विजय प्राप्त करता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित होता है। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाई थी। मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य टुकड़ी की एक शिविर डाकर भारत में जीते। और इस तरह जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने हानि पहुंचाए थे? बख्तियार खिलजी, जो गौरी का क्या था? सेनापति था। क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गजनी चला गया। और इस तरह जो है इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य की टुकड़ी का एक जो शिविर था वो भारत को जीता और कुतुबुद्दीन ऐबक को यह सौंप कर वो गजनी वापस चला जाता है। 1206 में खोखरो ने मोहम्मद गौरी को हत्या कर दिया। जो मोहम्मद गौरी है उसको 1206 में खोखरो, जो एक समुदाय था खोखरो, उन्होंने इनका हत्या कर देता है। ये जो हमारा वीडियो ये शॉर्ट टाइप में है, ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा हमको डीपली नहीं पढ़ना है, ज़्यादा विस्तार में मत बताइए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो शॉर्ट टाइप में ही रहता है, लेकिन आपको 4-5 पन्ना लिख ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्कों आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं की हार के कारण आखिर राजपूत जो राजा थे वो हारे क्यों मोहम्मद गौरी के सामने? पहला है कि तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत में अनेक राज्यों में विभाजित था, अतः राजनीतिक एकता की कमी और केंद्र शक्ति का अभाव। और इस तरह कह सकते हैं कि जब तुर्की आक्रमण हुआ उस समय भारत के अनेक राज्य अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग राजाओं मतलब अलग अलग टाइप से उन्हें अपना विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण राजनीतिक एकता की कमी और केंद्र शक्ति का अभाव, जैसे कह सकते हैं कि राष्ट्र लेवल पर एक सोच और एक मतलब एकता जो होती है वैसा नहीं था, इसीलिए वो हार गए। दूसरा है वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों में विभाजित था, जिसके कारण सामाजिक दुर्बलता, जैसे वर्ण और जाति के आधार पर, जिस तरह अभी भी आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग नेता खड़ा हो जाते हैं और अपना धर्म, अपना जाति की ओर से कुछ लड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ऐसा ही परिस्थिति उस समय भी हुआ था, जिसके कारण ही जो राजपूत लोग थे उनका हार हुआ। राजपूतों में वंशागत श्रेष्ठता की भावना के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति और अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ तथा आपसी झगड़ों में वृद्धि, ऐसे अनेक कारण थे जो वंशागत रूप से वे झगड़ालू करते थे। भारतीय समाज में नियतिवादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण समाज विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं के पूर्व जन्म के कर्मों का फल मांगने लगा और इसी कारण जनसाधारण ने एकजुट होकर उनका मतलब प्रतिरोध नहीं किया। यानी भारत के जो लोग हैं वो नियतिवादी और भाग्यवादी कहते हैं कि ये भाग्य में लिखा था इसीलिए ऐसा हुआ, हमारे जन्मों के कर्मों का फल है इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा अंधविश्वास लोग मानते थे, जिसके कारण ऐसा एकजुटता फिर नहीं दिखाया, उसका विरोध भी नहीं किया, जिसके कारण उनको ये यातनाएं झेलनी पड़ी। तुर्की सेना की रणनीति, अच्छी नस्ल के घोड़े एवं हथियार ये काफ़ी मायने रखते हैं कि भारत में तुर्की आक्रमण के प्रभाव, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, मतलब हिंदू लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और भारत में इस तरह मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा और शक्ति का केंद्र राजा बन गया। संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा और अलग अलग देशों के साथ व्यापार होने लगी। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद तुर्की सेना की रणनीति अच्छी होने लगी। अच्छे नस्ल के घोड़े एवं हथियार आने लगे, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ हमारा संबंध बनेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के हथियार सब आने लगेंगे। राजपूतों की जुटा एवं सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होती। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिली। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगा। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई
बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो इस तरह आज का वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के जो इतिहास है उसको विस्तारित रूप से जानने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।